हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मेरे अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है शिक्षा निकेतन। व्यूवर्स, क्या एक इंसान इनविजिबल हो सकता है? इमेजिन कीजिए कि अगर आप कुछ देर के लिए इनविजिबल हो जाए तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? मिठाइयाँ चुराएंगे, उसे खाएंगे, या पैसे चुराएंगे, या कपड़े चुराएंगे, या फिर आप उस पावर को किसी अच्छे काम में यूटिलाइज़ करेंगे? कुछ ऐसे ही खट्टी मीठी चीज़ों से भरी हुई है आज का हमारी ये कहानी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, जिसे कि मैंने क्लास 10th सप्लीमेंट्री रीडर फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से लिया है और ये इस बुक का चैप्टर नंबर 5 है। आई नो ये थोड़ा सा एक फ़नी लगेगा कि चैप्टर का नाम भी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट है और बुक का नाम भी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट है, लेकिन एक्चुअली ये इसी बुक का एक चैप्टर है और इस चैप्टर को राइट किया है मिस्टर H.G. वेल्स ने, जो कि एक बहुत अच्छे राइटर हैं, बहुत अच्छे नॉवेलिस्ट हैं और उन्होंने ही एक अपनी स्टोरी लिखी है इनविजिबल मैन। उसी का ये एक पार्ट है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। बेसिकली ये कहानी एक ऐसे साइंटिस्ट की है जिसने एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट इस चीज़ को प्रूव करने के लिए किया कि ह्यूमन बॉडी को इनविजिबल किया जा सकता है। लेकिन इस चीज़ को डिस्कवर करने के बाद क्या उन्होंने इस चीज़ को अच्छे काम में यूज़ किया या फिर उसका मिसयूज़ किया, इसे जानने के लिए आपको चलना होगा आज के हमारे चैप्टर पर। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स सबसे पहले आपको मिल सकें। तो चलिए आइए व्यूवर्स, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा चैप्टर फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। व्यूवर्स, ये कहानी स्टार्ट होती है दो लड़कों से जो कि एक घर में खड़े हैं और अपने ही घर की सीढ़ियों पर एक जोड़ी कीचड़ में सने हुए ताज़े पैरों के निशानों को देखकर आश्चर्य में पड़ गए और ये सोचने लगे कि लंदन के मध्य में घर की सीढ़ियों पर कीचड़ में सने हुए नंगे पैरों के निशान कहाँ से आए और वो आदमी कहाँ है। वो इन निशानों को घूर ही रहे थे कि सडनली एक और इंसिडेंट उनके आंखों के सामने हुआ। अब एक जोड़ी पैरों के निशान अब उनके आंखों के सामने थे और वो आगे की तरफ बढ़ रहे थे। तो उन दोनों लड़कों ने सोचा कि अब वो उन निशानों का पीछा करेंगे। तो एक के बाद एक वो निशानों का पीछा करते करते सीढ़ी पर से नीचे आए और आगे नीचे गलियों की तरफ बढ़ने लगे और तब तक चलने लगे जब तक कि वो निशान धीरे धीरे करके एक के बाद एक मिटते नहीं चले गए और अंत में वो निशान पूरे गायब नहीं हो गए। एक्चुअली वो लड़के जिस निशान का पीछा कर रहे थे वो पैरों के निशान किसी और के नहीं बल्कि एक साइंटिस्ट के थे, जिसने कि रिसेंटली ही अभी इस चीज़ की खोज की थी कि कैसे ह्यूमन बॉडी को ट्रांसपेरेंट किया जाए, बनाया जाए। ग्रिफिन, जो कि एक बहुत ही ब्रिलियंट साइंटिस्ट थे, एक के बाद एक एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट वो करते जा रहे थे और फाइनली उन्होंने कुछ ऐसे रेयर ड्रग बना लिए और उसे खा लिया जिससे कि उनकी पूरी बॉडी ट्रांसपेरेंट हो गई और बिल्कुल वैसे ही ट्रांसपेरेंट हो गई जैसे कि अ शीट ऑफ ग्लास, लेकिन उतना ही सॉलिड। तो ग्रिफिन नो डाउट एक बहुत ही ब्रिलियंट साइंटिस्ट थे, लेकिन उतना ही वो एक लॉलेस पर्सन भी थे। इसी वजह से उनके इसी आदत की वजह से, चूँकि वो कानून वगैरह नहीं मानते थे, तो ग्रिफिन के जो लैंडलॉर्ड थे वो ग्रिफिन से इसी वजह से नाराज़ रहते थे, नाखुश रहते थे, उनको डिसलाइक करते थे और अक्सर ग्रिफिन को अपने घर से निकालने की कोशिश किया करते थे। इसी वजह से ग्रिफिन ने रिवेंज के भाव से, बदला लेने के भाव से उसी मकान मालिक के घर में आग लगा दी और वहाँ से अपने आप को बच के निकलने के लिए, जिससे कि कोई उनको ना देख पाए, ना पकड़ पाए, उन्होंने अपने सारे कपड़े उतार दिए। इस प्रकार वो अदृश्य तो हो गए, लेकिन लंदन की गलियों में अब वो बिना घर के,
बिना पैसों के और बिना कपड़ों के एक वंडरर की भांति घूमने लगे, और वो तब तक अदृश्य रहते थे जब तक कि उनका पैर किसी कीचड़ में ना पड़ जाए और उनके पैरों के निशान दोबारा दिखने न लग जाए। वास्तव में जो साइंटिस्ट ग्रिफिन थे, उन्होंने उन दो लड़कों से बहुत ही आसानी से अपना पीछा छुड़ा लिया, क्योंकि उनके पैरों के निशान गायब हो गए। तो लड़के फिर वहीं पर रुक गए और उन्होंने अपना पीछा छुड़ा लिया। लेकिन ग्रिफिन का एडवेंचर यहीं पे समाप्त नहीं हुआ। वजह, उन्होंने जो लंदन की गलियों में जो घूमने का समय चुना था, ये बहुत ही बुरा समय चुन लिया था, बिकॉज दिस वाज मिड विंटर और बहुत ही कड़ाके की ठंड थी। ठंडी ठंडी हाड़ कपाने वाली हवाएं चल रही थी, और ऐसे माहौल में, ऐसे एटमॉस्फेयर में विदाउट क्लॉथ्स ग्रिफिन ये डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि वो क्या करें। उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो एक बड़े से लंदन के बिग स्टोर में रात को स्टे करेंगे, वहाँ रुकेंगे और वहीं पे सोएंगे, और वहीं पर वो कपड़े वगैरह भी पहनेंगे जिससे कि उनको गर्मी मिल सके और वो रात गुजार सके। दिन का समय हुआ और जैसे ही उस स्टोर के दरवाजे क्लोज हुए, ग्रिफिन ने तुरंत वहाँ पर रख के ओपन बॉक्सेस और रैपर्स को तोड़ा, और उसमें से जो भी गर्म कपड़े उनको फिट हुए उसको उन्होंने पहन लिया। उसके बाद वहाँ पर उन्होंने एक जोड़ी जूते पहने, एक बड़ा सा ओवरकोट पहना और एक बहुत बड़ी सी टोपी अपने सर में पहन ली। इस तरह वो एक विजुअल पर्सन हो गए। उसके बाद फिर वो वहाँ के रेस्टोरेंट में गए जहाँ पर रखी कोल्ड मीट और कॉफ़ी उन्होंने ली। उसके बाद वो ग्रॉसरी स्टोर गए, ग्रॉसरी स्टोर में रखे उन्होंने भोजन को खाया और साथ ही साथ मिठाई भी खाई और उसके बाद वाइन भी ली। उसके बाद जब पेट भर गया उनका, तो वो वापस उसी बिग स्टोर के अंदर आए और वहाँ पर रखी एक गर्म और मखमलदार रजाई के ऊपर जाकर सो गए। नेक्स्ट मॉर्निंग सब कुछ सही रहता अगर ग्रिफिन राइट टाइम पर उठ जाते, लेकिन ग्रिफिन की नींद तब तक नहीं खुली जब तक कि उस स्टोर के जो असिस्टेंट्स थे वो वहाँ पर नहीं आ गए। जैसे ही ग्रिफिन की आँख खुली तो उन्होंने देखा कि उस स्टोर के असिस्टेंट्स में से 2-3 असिस्टेंट उनको पकड़ने के लिए आगे बढ़ रहे थे। तो इसको देखकर ग्रिफिन एकदम पैनिक हो गए, डर गए और वो वहाँ से भागने लगे। उसको भागता देखकर जो असिस्टेंट थे वो भी उसके पीछे भागे और ऑलमोस्ट वो असिस्टेंट ग्रिफिन को पकड़ ही लेते। लेकिन जैसे ही ग्रिफिन ने देखा कि वो असिस्टेंट उनको पकड़ने वाले थे, ग्रिफिन ने विदिन 1 मिनट अपने सारे नए पाए हुए कपड़े जो उन्होंने पिछली ही रात को उसने पहने थे, वो सारे नए कपड़े उन्होंने 1 बाय 1 उतार फेंके, जिससे वो एक बार फिर से इनविजिबल हो गए और वहाँ से बच निकलने में कामयाब हो गए। लेकिन इस तरह उन्होंने अपने आप को इनविजिबल तो कर लिया, अपने आप को उन्होंने एस्केप तो कर लिया, लेकिन ठंडी लंदन के उस कड़ाके की ठंड में वो एक बार फिर पूरी तरह से नेक्ड हो चुके थे। अब की बार उन्होंने डिसाइड किया कि वो किसी एक थिएटर कंपनी में जाएंगे जहाँ पर कि न सिर्फ उनको पहनने के लिए कपड़े मिले, बल्कि कंधे के ऊपर का जो ये पोर्शन है इसको भी कवर अप करने के लिए उनको कोई ना कोई साधन मिल जाए, कोई ना कोई ऐसी चीज़ मिल जाएगी। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो अब की बार डेरी लेन, जो कि लंदन का थिएटर वर्ल्ड का केंद्र माना जाता था, वहाँ पर वो पहुँचे और शीघ्र ही उनको अपने लायक एक दुकान दिख गई। वो अदृश्य रूप में उस दुकान के अंदर गए, सीढ़ियों पर से ऊपर गए और बहुत ही जल्दी ही ऊपर से फिर तैयार होकर नीचे आए। अब की बार उन्होंने अपने शोल्डर के ऊपर के पूरे पोर्शन पर बैंडेज लपेट ली फोरहेड तक, और उस पर एक फॉल्स नोज लगा लिया, बड़े से डार्क ग्लासेस के गॉगल्स पहन लिए, सर पर एक बहुत बड़ी सी हैट पहन ली और एक बहुत बड़ा था उन्होंने विस्कर भी पहन लिया। इस तरह वो एक कंप्लीट विजिबल पर्सन हो गए एक बार फिर। लेकिन विजिबल होने के बाद अब जब उनको उस स्टोर से बाहर निकलना था,
तो उन्होंने ये सोचा कि अब मैं यहाँ से कैसे निकलूँ। तो फाइनली उन्होंने उस स्टोर का जो स्टोर कीपर था उस पर उन्होंने पीछे से अटैक किया और वहाँ पर रखे उसके सारे कैश, सारे पैसे लूट लिए और वहाँ से वो भाग गया। अब लंदन की भीड़ भाड़ में वो रहने के बजाय, वहाँ से पे भागने के बजाय उसने डिसाइड किया कि वो ट्रेन पकड़कर गांव जाएगा और वो गांव था ईपिंग। तो इसलिए उसने लंदन से ट्रेन पकड़ी, ईपिंग गांव पहुँचे और गांव पहुँचने के बाद वहाँ के लोकल एरिया में एक उन्होंने 2 रूम का गेस्ट हाउस बुक किया। जनवरी के सीज़न में कड़ाके की ठंड में किसी गेस्ट का अपने दरवाजे में खड़ा होना ये एक अनयूजुअल इवेंट था। तो इसी चीज़ को देखकर मिसिस हॉल, जो कि उस गेस्ट हाउस के लैंडलॉर्ड की वाइफ थी, उन्होंने ग्रिफिन का बहुत गर्मजोशी से स्वागत किया। लेकिन ग्रिफिन ने बहुत ही ऑड नेचर अपनाते हुए मिसिस हॉल से कहा कि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है कि मेरे काम में कोई इंटरफेयर करे, इसलिए मैं यहाँ पर शांति की तलाश में आया हूँ कि मैं यहाँ पर शांति से अपना काम कर सकूँ। और हाँ, एक एक्सीडेंट में मेरे चेहरे पे कुछ प्रॉब्लम हो गई है, जिस वजह से मेरे चेहरे पर ये बैंडेज लपटी हुई है, तो कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे। तो मिसेस हॉल ने ये देखा कि चूँकि उनका गेस्ट जो साइंटिस्ट थे ग्रिफिन, ये बहुत ही संकी साइंटिस्ट थे और चूँकि उन्होंने सारा रेंट एडवांस पे कर दिया था, इसलिए मिसेस हॉल ने उनके सारे नेचर को, सारे व्यवहार को उन्होंने नेगलेक्ट कर दिया और उनका वेलकम कर लिया। लेकिन कहा जाता है कि चोरी किया हुआ पैसा ज़्यादा दिन नहीं चलता और फाइनली ग्रिफिन के पास जो पैसा था वो भी समाप्त हो गया और कुछ ही दिनों बाद उन्होंने मिसेस हॉल से ये एडमिट किया कि उनके पास रेडी कैश नहीं है, लेकिन वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक चेक बहुत जल्द उनके पास आने वाली है। अभी इस बात को ज़्यादा दिन नहीं हुए थे कि एक दिन अचानक भोर में क्लर्जी मैन और उनकी वाइफ ने अपने स्टडी रूम के ड्रॉर से पैसों की खनखनाहट को सुना। तो अचानक हुई इस घटना से क्लर्जी मैन और उनकी वाइफ बड़े आश्चर्यचकित हो गए। तो बहुत ही चालाकी से बिना आवाज़ करते हुए वे सीढ़ियों पर से नीचे उतरे और हाथ में एक छड़ी लेकर उन्होंने बहुत तेज़ी से दरवाज़ा खोला और चिल्लाया सरेंडर। लेकिन जब वो रूम में इन किए तो देखकर वो चौंक गए कि रूम के अंदर कोई भी मौजूद नहीं था। उन्होंने डेस्क के नीचे देखा, कर्टेंस के पीछे देखा और इवन उन्होंने चिमनी में भी देखा, लेकिन उनको कहीं पर कोई भी आदमी नहीं मिला। लेकिन तब भी उनका वो ड्रॉर खुला हुआ था जहाँ पर कि क्लर्जी मैन ने अपने हाउस खर्च के लिए, अपने हाउस कीपिंग के लिए पैसे रखे हुए थे और वो पैसा अब मिसिंग था। तो इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट्स की वजह से वो क्लर्जी मैन और उनकी वाइफ बहुत आश्चर्यचकित हो गए और वो सारा दिन सब से घूम कर खाली उसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेक्ट के बारे में बताने लगे। लेकिन ये उतना भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेक्ट नहीं था जितना कि मिसिस हॉल के उस चेयर ने कर दिया, जो कि अभी इस घटना के अगले ही दिन सुबह हुआ था। यानी कि मिसिस हॉल का जो चेयर था अगले ही सुबह वो जीवित हो उठा था और इस चीज़ को देखकर मिसिस हॉल बहुत ही आश्चर्यचकित हो गई थी। उस दिन लैंडलॉर्ड और उनकी वाइफ मिसिस हॉल सुबह जल्दी जग गए थे और वो ये देखकर काफ़ी चौंक गए कि ग्रिफिन जो साइंटिस्ट है उनका दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ था। नॉर्मली ग्रिफिन का दरवाज़ा हमेशा बंद रहता था और लॉक्ड रहता था, लेकिन आज उनके थोड़े से दरवाजे को खुला हुआ देखकर इन दोनों ने डिसाइड किया कि आज वो उसके रूम की तलाशी लेंगे, उस रूम को इन्वेस्टिगेट करेंगे। तो उन्होंने खिड़की पर से झांका और देखा और पाया कि जब उस रूम में कोई नहीं दिखा तो वो धीरे से उस रूम में इंटर किए। इंटर करने के बाद उन्होंने बेडशीट को छुआ तो बेडशीट पूरी तरह से ठंडी थी और उन्होंने ऐसा सोचा कि शायद ग्रिफिन अभी रूम से कहीं बाहर गए हुए हैं, क्योंकि
उनके कपड़े, उनकी जो बैंडेजेस थी, उनका ये जो उनकी जो हेड थी वो बेड पोल के ऊपर रखी हुई थी और उनके बैंडेजेस, उनके कपड़े सब कुछ बिस्तर पर रखे हुए थे, पड़े हुए थे। तभी अचानक मिसिस हॉल ने अपने कानों के पास एक हल्की सी छींक को महसूस किया। ऐसा महसूस किया जैसे उनके कानों के पास किसी ने छींका, और तभी सडनली उन्होंने देखा कि बेड पोल के ऊपर जो ग्रिफिन की जो हेड रखी हुई थी वो सडनली हवा में उड़ गई और एक बारगी तेज़ी से आकर वो टोपी, वो हैट मिसिस हॉल के चेहरे पर जा लगी। तभी अचानक उसी के तुरंत बाद उस बेडरूम में रखा हुआ चेयर जीवित हो उठा, हवा में झूलने लगा और उस चेयर के पैर इन दोनों की तरफ थे और वो चेयर बड़ी तेज़ी से अपने पैरों से इन दोनों को मारने के फिराक में अटैकिंग मूड पर आके हवा में तेज़ी से आने लगा। तो इस चीज़ को देखकर मिसिस हॉल और उसके हस्बैंड दोनों बुरी तरह से डर गए और वो तेज़ी से उस रूम से बाहर की तरफ भागने लगे। तभी वो चेयर अचानक उड़कर आया और इन दोनों को बड़ी तेज़ी से धक्का मार के उस कमरे से बाहर धकेल दिया और उसी के बाद वो दरवाज़ा अंदर से बंद हो गया और लॉक्ड हो गया। मिसिस हॉल ऑलमोस्ट सीढ़ी पर से गिर ही चुकी थी। अब मिसिस हॉल इतना सो आश्वस्त हो चुकी थी, इतना वो अपने में जान चुकी थी कि उनका कमरा अब निश्चित रूप से हॉन्टेड हो चुका है और वहाँ पर अब नो डाउट स्पिरिट्स रह रही हैं, आत्माएं उनके कमरे में अब रह रही हैं। और वो इतना भी जान चुकी थी कि इसी संकी साइंटिस्ट ने ही किसी भी तरह शायद उस कमरे को हॉन्टेड कर दिया और वहाँ पर उसने आत्माओं को किसी भी तरह इन करा दिया। जब इस घटना की जानकारी मिसिस हॉल के नेबर्स को हुई तो सब भयभीत हो गए, सब डरने लगे और ऐसी कल्पना करने लगे कि शायद ये किसी स्पिरिट का ही काम था। लेकिन जब उन लोगों को पता चला कि कैलर्जी मैन के घर में भी ऐसा ही एक वारदात हुआ था तो सबका शक निश्चित रूप से ग्रिफिन की तरफ आ गया। और ये शक और तब पुख्ता हो गया जब अगले ही दिन ग्रिफिन ने मिसिस हॉल को पे की दृष्टि से, मतलब उनको पेमेंट की दृष्टि से कुछ रेडी कैश हैंड ओवर किया, क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले ग्रिफिन ने ये एडमिट किया था कि उसके पास कोई रेडी कैश नहीं था और वो किसी चेक का वेट कर रहा था। और अभी इस बात को ज़्यादा दिन हुए भी नहीं थे कि ग्रिफिन ने उनको रेडी कैश दे दिया। तो इस इंसिडेंट के बाद सबका शक यकीन में बदल गया। तो सब लोगों ने ये डिसाइड किया कि इस केस को इन्वेस्टिगेट करेंगे और इसके लिए उन्होंने एक कांस्टेबल को हायर किया, उसको फ़ोन किया। तो जब तक वो कांस्टेबल वहाँ पर आता, इससे पहले मिसिस हॉल ने ये डिसाइड किया कि वो ग्रिफिन के रूम में जाएंगी और उनसे पूछेंगी कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। तो बजाय उस कांस्टेबल के आने का वेट करने के, मिसिस हॉल तेज़ी से ग्रिफिन के रूम में एंटर की और ग्रिफिन को जब देखकर वो उनसे पूछी कि आप मेरे इस चेयर के साथ क्या कर रहे हो, आपने मेरे इस चेयर के साथ क्या किया है कि ये चेयर ज़िंदा हो गया है, और साथ ही मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि आखिरकार आप इस कमरे में आते जाते कैसे हो, और वो भी जब अभी इस रूम में ताला लगा था तो आप ताला बिना खोले आप इस रूम के अंदर इंटर कैसे कर गए। तो मुझे ये सब जानना है, मैं ये सब सारी चीज़ें जानना चाहती हूँ। वो साइंटिस्ट शॉर्ट टेम्पर तो था ही, लेकिन अचानक मिसिस हॉल के द्वारा पूछे गए ऐसे प्रश्नों से वो बहुत ज़्यादा हाई टेम्पर्ड हो गया और बहुत ज़्यादा गुस्साते हुए, चिल्लाते हुए उसने मिसिस हॉल की तरफ चिल्लाते हुए बोला कि तुम जानना चाहती हो मैं कौन हूँ, तुम्हें नहीं पता मैं कौन हूँ? ठीक है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं कौन हूँ। और ऐसा कहने के तुरंत बाद ग्रिफिन ने, उस साइंटिस्ट ने अपने सर कंधे के ऊपर जो उसने बैंडेजेस लपेटे हुए थे उसको उन्होंने उतार के फेंका, चश्मा उतार के फेंका, फॉल्स नोज उतार के फेंका और इवन अपना हैट
और विस्कर्स भी उतार के फेंक दिया। ऐसा करने के बाद वहाँ मौजूद जितने लोग थे वो सब लोग देखकर चौंक गए, एकदम सरप्राइज्ड हो गए कि अब उनके सामने एक हेडलेस आदमी खड़ा था, मीन एक बिना सर का आदमी खड़ा था। तब तक मिस्टर जैफर जो कि वहाँ के कांस्टेबल थे वो भी वहाँ पर पहुँच गए थे और वो भी उस सीन को देखकर सरप्राइज्ड हो गए कि अब उनको एक ऐसे आदमी को अरेस्ट करना था जो कि बिना सर का था। अब मिस्टर जाफ़र ये सोचने लगे कि इस काम को करने में, इस टास्क को पूरा करने में उनको बहुत बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। हालांकि मिस्टर जाफ़र ये जानते थे कि जब किसी मजिस्ट्रेट का ऑर्डर किसी को अरेस्ट करने का आ जाता है तो उसे हर हाल में अरेस्ट करना ही होता है, चाहे उसका सर हो चाहे ना हो। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखकर मिस्टर जैफर जैसे ही उस साइंटिस्ट की तरफ बढ़े तो उन्होंने पाया कि अब उनका टास्क बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होने वाला था, क्योंकि हर बीतते हुए एक क्षण के साथ वो साइंटिस्ट अपना एक एक करके क्लॉथ्स उतार के फेंक रहा था और धीरे धीरे करके इनविजिबल होता जा रहा था। फाइनली उस साइंटिस्ट ने अपना शर्ट उतार के हवा में फेंका और इसी के साथ साथ वो साइंटिस्ट पूरी तरह से इनविजिबल हो गया। और मिस्टर जाफ़र ने पाया कि अब उनको एक ऐसे आदमी को अरेस्ट करना था जो कि पूरी तरह से इनविजिबल था, दिख ही नहीं रहा था। तो मिस्टर जैफर की इस कंडीशन को देखकर वहाँ मौजूद जो दूसरे लोग थे, दूसरे पड़ोसी थे, उन्होंने उनके मदद करने की सोची, लेकिन जब वो आगे बढ़े तो उनको भी इस साइंटिस्ट ने चोट पहुंचा दी, चोटिल कर दिया, जिससे कि वो लोग भी चोट खा गए, उनको भी चोट लग गई। फाइनली मिस्टर जाफ़र ने एक आखिरी कोशिश की उस ग्रिफिन को पकड़ने की, उस इनविजिबल मैन को पकड़ने की, लेकिन चोट खाने की वजह से वो आखिरकार बेहोश होकर गिर गए। वहाँ पर मौजूद हर एक आदमी सिर्फ चिल्ला रहा था, उसे पकड़ो, उसे पकड़ो। लेकिन ये चिल्लाना जितना आसान था, करना उतना ही मुश्किल, क्योंकि हर कोई जान रहा था कि पकड़ना तो है, लेकिन किसी को ये नहीं समझ में नहीं आ रहा था कि पकड़े तो पकड़े कैसे, क्योंकि उनके सामने एक ऐसा इनविजिबल मैन था जो कि दिख ही नहीं रहा था। इसलिए सभी लोग चिल्ला तो रहे थे कि पकड़ो, लेकिन पकड़ कोई नहीं पा रहे थे। और फाइनली साइंटिस्ट जो ग्रिफिन थे उन्होंने एक बार फिर अपने आप को पूरी तरह से इनविजिबल कर लिया और एक बार फिर वो लोगों की नज़रों से बचते हुए वहाँ से भाग निकले। तो स्टूडेंट्स, दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। आई होप आप सभी को ये लेसन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा और अब आप इसके क्वेश्चंस भी अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। व्यूअर्स, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस ज़रूर कीजिए, जिससे कि मेरे लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स सबसे पहले आपको मिल सकें। तो व्यूअर्स, दैट्स द एंड ऑफ माई साइट। I will be right back again with some new story, with some new chapter. Till then, goodbye, be safe and do take very good care of yourself. Bye-bye.